डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमिर फिजिक्स। आईसीएसई क्लास 9 की जो चैप्टर 3 है उसका ये दूसरा लेक्चर है। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। पहला जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करे थे फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का काफ़ी सारे जो फ्री बॉडी डायग्राम्स है वो हमने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किए थे और पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम। इस चैप्टर में और भी दो टॉपिक्स है जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगले एक या दो लेक्चर में। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले लीनियर मोमेंटम की कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस स्लाइड में लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m इंटू v, दैट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। तो उसका जो इक्वेशन है वो लिखा जाएगा ऐसे p इक्वल्स टू mv, और उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा kg मीटर सेकेंड इनवर्स SI में, क्योंकि मास का जो SI यूनिट है वो kg और वेलोसिटी का SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम हैज द SI यूनिट ऑफ kg मीटर सेकेंड इनवर्स। अब CGS में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। मोमेंटम का डायमेंशन भी हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, तो अगर आपको आता है फाइंड करना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो अब पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में हमने देखा था अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता तो रेस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा से रेस्ट में ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग हुआ तो हमेशा से वही वेलोसिटी लेके वही डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर एक एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट करता है तो क्या होगा, ये एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, उसके बाद चीज को समझेंगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट इफ ए नेट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, its momentum changes in the direction of applied force. The rate of change in momentum is directly proportional to the applied force. अब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि पहले से रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। अगर उसके ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई किया जाए बाहर से तो क्या होगा? आफ्टर ए टाइम उसका जो वेलोसिटी है उसका चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि उसका मोमेंटम का भी चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पिछले स्लाइड में देखा P इक्वल्स टू mv। तो जाहिर है कि फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसका चेंज होता है। अब किस डायरेक्शन में चेंज होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्स हमने अप्लाई किए हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड वेलोसिटी का चेंज भी राइट साइड में हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट साइड में ही मूव कर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम का चेंज होता है। और एक चीज यहाँ पे बताया गया है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको हम समझेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है P1 और उसके ऊपर F अमाउंट ऑफ नेट फोर्स अप्लाई करने से T टाइम के बाद उसका मोमेंटम हुआ P2, देन उसका जो मोमेंटम का चेंज है वो होगा P2 माइनस P1। अगर इसको हम T से डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देन वी हैव रिटन हियर F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई T। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम समझेंगे यहाँ पे। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स का मेजरमेंट देता है, मतलब हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ को यूज करके फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो इस चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन डिराइव किया जा सकता है जो है F इक्वल्स टू a में। बेसिकली इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम देख लेते हैं इस स्लाइड में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में F फोर्स अप्लाई करने से उसका मोमेंटम P1 से चेंज होकर P2 हुआ T टाइम में, तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई T। अगर ऑब्जेक्ट का मास m एंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी u एंड v है तो हम इनिशियल मोमेंटम को लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू m इंटू u, और जो फाइनल मोमेंटम है उसको लिख सकते हैं P2 इक्वल्स टू m इंटू v। तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu बाई T। यहाँ पे m कॉमन आएगा और इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u बाई T। और यहाँ पे जो v माइनस u बाई T है वो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल m इंटू a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा के अगर इक्वल लिखा जाए तो एक कांस्टेंट आता है k। ऐसा देखा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास होता है 1 kg
और उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि k का वैल्यू हमेशा से ही 1 होगा। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं F इक्वल्स टू m इंटू ए वेयर k इक्वल्स टू 1। तो ऐसे हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं और इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाइड होने वाले फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं और फोर्स अप्लाई होने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। काफी सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इस रिलेटेड हैं जो एग्जाम के पर्पस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस मास का जो ग्राफ है वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं 1 न्यूटन फोर्स का। हमें जो इक्वेशन मिला वो है F इक्वल्स टू एम ए। अगर m इक्वल्स टू 1 kg और एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ तो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू 1 न्यूटन। दैट मीन्स ए फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, है ना। तो अगर m भी 1 हुआ a भी 1 हुआ तब हमें मिलेगा F इक्वल्स टू 1। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है डाइन उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इफ m इक्वल्स टू 1 ग्राम एंड एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन वी कैन राइट द फोर्स F इक्वल्स टू 1 डाइन। तो अब ग्राफ्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला F इक्वल्स टू एम ए। अब जो एक्सेलरेशन है वो आता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स हो गया कॉज और एक्सेलरेशन हो गया रिजल्ट। सो कॉज को हम अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और जो रिजल्ट होते हैं उसको हम अलोंग द वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा अलोंग द वाई एक्सिस और फोर्स होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1 बाई m इंटू एफ। क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट तो 1 बाई m भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होने वाले फोर्स को इंक्रीज किया जाए तो इसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। और ये जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू mx लाइक इक्वेशन है जो होता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो वही ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस मास ग्राफ। यहाँ पे क्या किया गया है, फोर्स को कांस्टेंट माना गया है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं जिसका मास अलग अलग है और सभी ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करके एक ग्राफ ड्रॉ किए हैं जो है A वर्सेस m ग्राफ। यहाँ पे जो कॉज है वो है चेंज इन मास, क्योंकि हमने मास चेंज किए इसलिए एक्सेलरेशन डिफरेंट आया क्योंकि फोर्स तो सेम है। तो जो कॉज है वो है चेंज इन मास। तो मास को हमने एक्स एक्सिस में यहाँ पे ड्रॉ किए और जो रिजल्ट है चेंज इन एक्सेलरेशन तो हमने एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस में ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि फोर्स इज कांस्टेंट सो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दैट मीन्स a इक्वल्स टू f इंटू 1 बाई m, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो अगर m को इंक्रीज किया जाए, मास को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। तो यही ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। होप यू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आर रिलेटेड टू मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन दिस टू लॉज आर इंटर रिलेटेड। सो हम एक लॉ से दूसरा लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम न्यूटन सेकेंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा जो नोन लॉ होगा और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम सेकेंड लॉ से प्रूव करेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता चल गया कि F इक्वल्स टू a में एक इक्वेशन आता है, इसका मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, जहाँ v होगा फाइनल वेलोसिटी, u होगा इनिशियल वेलोसिटी और t हो गया टाइम। तो यहाँ से F इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी आता है इक्वेशन 1 तक। फर्स्ट लॉ का कंडीशन क्या है, नेट फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पे उस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। तो F इक्वल्स टू जीरो पुट करके हमें जो इक्वेशन मिलता है जीरो इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हमें मिलता है v इक्वल्स टू u, क्योंकि m बाई टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जाहिर है हम देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाइड नहीं होता तो जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा से सेम रहता है। इनिशियली जो था वेलोसिटी फाइनल में भी वही रहेगा। तो ये हो गया एक स्टेटमेंट। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुआ, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो u इक्वल्स टू जीरो होगा। तो अगर u इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे पुट करे तो v भी जीरो आता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा से ही रेस्ट में ही रहेगा। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम सॉल्व करेंगे 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ये जो हमने अभी पढ़ा है P इक्वल्स टू एम भी फार्मूला, जो मोमेंटम का फार्मूला है, और उसके बाद पढ़ा है F इक्वल्स टू एम ए फार्मूला, और ए को भी हम लिख सकते हैं V माइनस यू बाई टी। तो F इक्वल्स टू एम इंटू V माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला यूज करके भी एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व होगा। तो पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ मोमेंटम 200 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास दिया गया है 10 kg, मोमेंटम दिया गया है 200 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो मोमेंटम पता है और वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यूज करेंगे P इक्वल्स टू एम भी फार्मूला। यहाँ से आते हैं V इक्वल्स टू P बाई एम, सो 200 बाई 10 दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड न्यूमेरिकल में आते हैं, इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू ए कार ऑफ मास 200 kg देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो दिया गया है फोर्स F इक्वल्स टू 100 न्यूटन, मास M इक्वल्स टू 200 kg, और यहाँ पे जो फाइंड करना है एक्सेलरेशन A। तो हमें पता है F इक्वल्स टू एम इंटू ए, सो A इक्वल्स टू F बाई एम, दैट मीन्स 100 बाई 200, सो यहाँ पे आएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स है वो SI यूनिट है, न्यूटन और केजी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीसरी प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड। इफ द मास ऑफ द कार इज 200 kg देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे एक फोर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड को, जो क्या करता है कि किसी कार का वेलोसिटी चेंज करता है। एक वेलोसिटी में था, उसको 2 सेकंड के बाद दूसरा वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और मास जो है कार का वो भी गिवन है, वो है 200 kg। तो यहाँ पे फोर्स को फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं पहले जो डेटा गिवन है, मास M इक्वल्स टू 200 kg, इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5/18 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है V इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आता है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम यहाँ पे दिया गया है T इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो फोर्स को फाइंड करना है। तो हमें जो पता है कि वेलोसिटी का चेंज होते हैं वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होते हैं, तो हम यहाँ पे F इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो F इक्वल्स टू एम ए, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं V माइनस यू बाई टी। तो इक्वेशन आएगा F इज इक्वल टू एम इंटू V माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे सारे कुछ गिवन है, तो यहाँ पे हम M इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 200 इंटू 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 100 इंटू 5, सो यहाँ पे आते हैं 500 न्यूटन फोर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड दिस 3 न्यूमेरिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट किया गया है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा अपने नोटबुक पे। सारे कुछ यहाँ पे पढ़ाया गया है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा P इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा V, इज दिस इक्वेशन ऑलवेज ट्रू। तो चलिए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। जो लाइट का स्पीड है फ्री स्पेस में वो कितना होता है, c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा होता है। ये सबसे ज़्यादा स्पीड होता है हमारा जो अर्थ सरफेस है उसमें, ठीक है। लाइट का स्पीड इन फ्री स्पेस यही सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इस c वैल्यू से बहुत ही कम हुआ तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो मास है m उसको कांस्टेंट माना जाता है, और उसका जो मैकेनिक्स है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मैकेनिक्स है वो न्यूटनियन मैकेनिक्स में फॉल करता है। तो न्यूटनियन मैकेनिक्स के अंदर डेल्टा P इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा V, इसको इक्वेशन को मतलब करेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है V वो c से कंपेरेबल होता है, मतलब c के बराबर होता है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास भी मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, मास भी वेरी करता है। तो उस कंडीशन में डेल्टा P इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा V इस इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो ये आपको एक शॉर्ट नोट की तरह लिख लेना है। बाकी सब क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाया गया है, आप उसको यहाँ से कॉपी करके और एक थोड़ा सा अपना लैंग्वेज देके लिख सकते हैं।
तो आज के वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा और भी वीडियो पाने के लिए। अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।